हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। और बाज़ार किस तरीके के रहे हैं ये तो आप लोग सब जो है दिन भर देख ही लेते हैं, लेकिन एक बार रिकैप देते हैं बाज़ार का कि किस तरीके से आज बाज़ार काम करते हुए नजर आए। एक्सपायरी थी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सपायरी थी। इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि एक तरफा बाज़ार चले थे और पिछले 5 दिन से लगातार बाज़ार तेज़ी में थे और आज भी तेज़ी में ही रहे। कल हमने जो चर्चा की थी वो स्पेशली हमने ये बात की थी कि 16,600 तक जो हमारे को टॉप लग रहा था उस लेवल तक, और जो दूसरा बैंक निफ्टी का लेवल हमें लग रहा था वो 36,300, और हफ्ते के लिए मैंने बोला था 36,500। तो वो जो 200 का जो दायरा था वो हमने बोला था, तो उसको तोड़ के भी 130 पॉइंट और आगे तक बाजार गया, हालांकि फाइनल अपर बैंड के ऊपर हुआ। तो अगर अब क्लोजिंग बात करें चार्ट के ऊपर, तो चार्ट पे तो भाई सब क्लोजिंग है बड़ी जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है टेक्निकल्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं अभी इस टाइम पे तेजी वाले। अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी अब यहाँ से तकरीबन 350 पॉइंट नीचे एक बहुत अच्छा बेस बनाए हुए हैं। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो अभी जो 16,500 है, आज उसके लो से की भी बात करें हम, 16,483 का जो लो था 1483 का, तो अभी इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे। और अब ऊपर की रेंज चली गई है 16,800। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जब इस तरीके से बाजार एक तरफा चलते हैं, मैं टेक्निकल्स को भी थोड़ी देर भूल जाता हूँ, जब बाजार इस तरीके से एक तरफा चलते हैं तो ऐसे भी चांसेस रहते हैं कि ऐसी चलने के बाद बाजार अचानक एक गैप डाउन दे दे। तो क्योंकि जब सब लोग तेजी में होते हैं तो बड़े स्मार्ट प्लेयर उसमें मंदी ढूंढ रहे होते हैं और वो मंदी बना भी चुके होते हैं तेजी में, और फिर अचानक एक दिन मंदी हो जाती है। तो उस बात का भी डर रहता है हमें। हालांकि अभी जो सेटअप है वो बिल्कुल श्योर पॉजिटिव है। अभी भी जो भी बेस है यहाँ पे वो 16,300 के आसपास है। जब तक बाजार 16 हो सकता है, क्योंकि इंट्राडे डिप आपको बाजार में कल मिल जाए, तो जो 16,300 है तब तक वो होल्ड होता है, तब तक हम बाजार को तेजी में ही समझेंगे। और बाजार एक डिप दे सकता है, क्योंकि बाजार जिस तरीके से चले हैं तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। अभी कोई ऐसा नहीं कि उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस पार कर लिया है। तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि इस रेजिस्टेंस के आसपास आपको एक अच्छी खासी जो है नेगेटिव कैंडल भी नज़र आ सकती है, और एक ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए भी बाजार आ सकता है। तो इसी को आप बेस मानिए, यही मैंने बेस रखा है 16,300। तो जब तक 16,300 के ऊपर बाजार है, जब तक तेजी है, 16,300 ब्रीच होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तभी आप मंदी समझिएगा। तो अभी बाजार एक बुल ट्रेंड में है, लेकिन इस बात की भी संभावना हमें रहती है ऐसी परिस्थिति में, तो यहाँ बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपरी लेवल्स पर जो 16,800 का जो आगे का दायरा है जो बड़े वाला, उस तक तो देखिएगा रास्ता साफ रहता है। लेकिन जब बाजार ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो बहुत बार एकदम अचानक बहुत जो है बड़ी तेज़ी से सेलिंग आती है। और मुझे लगता है कि कल का दिन शायद ऐसा ही होने वाला है कि बाजार के अंदर जो तेज़ी बनी थी और लगातार 1 2 3 4 5 दिनों के अंदर जो बाजार चला है, तो इसके बाद एक पोज बनता है, एक कंसोलिडेशन बनता है, और उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ी तेज़ी से डाउनफॉल होता है। तो कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 16,500 अगर होल्ड होता है इंट्राडे बेसिस पे तो ठीक है, नहीं अदर 16,500 के नीचे बाजार जाएगा तो फिर जो है बाजार अपनी अगली सपोर्ट 16,300 16,350 के पास भी जा सकता है। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें, अभी तक भी बाजार के अंदर जो कोई वीकनेस नहीं थी आज, और जिस तरीके से क्लोजिंग दी उसमें जनरली ऑप्शंस के भी ट्रेड बने होते हैं, और FIIs अब बड़ी मात्रा के अंदर बायर है। तो FIIs की बाइंग ही जो है इस बाजार को लीड कर रही है अगर आप पिछले 5-6 दिन की बात करें, और इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम ही माहौल है। इसके साथ साथ बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक सब तेजी में थे, और इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उनका जो है असर आज इंडसइंड बैंक के शेयर्स पे भी नजर आया। और मेन ऑपरेशनल बेसिस पे तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो असेट्स क्वालिटी थी वो काफ़ी इंप्रूव की इन्होंने, और उसी की वजह से जो भी प्रॉफिट में या जो भी पीएस में ग्रोथ आई वो खाली प्रोविजंस की वजह से आई है। क्योंकि इनका एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी है, तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस का
जो है बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट रहता है। तो वो एक रीज़न है। मैं माई इंडस्ट्री की एक जो आर्म है वो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, तो अब जब कोविड के असर खत्म हो रहे तो वहाँ से इनके प्रोविजंस कम हुए, टोटल बैंक के प्रोविजंस कम हुए, तो उसका बेनिफिट देखने के लिए मिला। रिलायंस, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, SBI और डॉक्टर रेड्डीज ये कमजोरी में के साथ काम कर रहे थे। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा, एडवांस बहुत तेजी के साथ काम कर रहे थे और हर डिप के अंदर एक बाइंग आ रही थी आज। और शायद ये पूरे हफ्ते का सेटअप था जो बड़े प्लेयर्स ने बना रखा था कि भाई इस हफ्ते को किस तरीके से प्ले करना है। तो एक तरफा तेजी वाला वीक रहा और तकरीबन 8% की तेजी इंडसइंड बैंक में रही। बजाज फाइनेंस 3.17। FIIs वाले शेयर्स चलने शुरू हो गए। देखिएगा ये FIIs के फेवरेट शेयर में से एक है। टाटा कंज्यूमर, UPL, बजाज फिंसर ये भी FIIs का फेवरेट शेयर है। एशियन पेंट्स ये भी फेवरेट शेयर है। हिंडाल्को, भारत पेट्रोलियम, ग्रासिम ये जो है चलते हुए नजर आए। डॉक्टर रेड्डीज, SBI लाइफ, कोटक महिंद्रा, सिप्ला, रिलायंस और JSW इनमें थोड़ी सी कमजोरी थी। कमजोरी वाले शेयर ही कम थे। और बैंक निफ्टी कल की जो लास्ट आधे घंटे का सेल ऑफ था उसके बाद आज दोबारा से उठ खड़ा हुआ और कल के जो लेवल्स थे यानी कि जो कल की जो क्लोजिंग थी, जो डे का लो है वो 35887 है। और कल की ये वास्तव में क्लोजिंग तो हालांकि जो हुई थी वो 972 पे हुई थी, लेकिन कल बाजार इसी के आसपास जो है क्लोज हुए थे जब फाइनली 3:30 बजे थे। तो हालांकि जो प्रोविजनल क्लोजिंग के फिगर्स और जो फाइनल क्लोजिंग के फिगर थे वो यहाँ पर आए थे। तो इसके बाद जो है बाजार ने उस लेवल को नहीं देखा आज और पूरे दिन भर कंसोलिडेट करता रहा और बीच में 36,100, 36,150 के बार बार अटक रहा था, लेकिन दिन में एक बार उसको तोड़ के 300 के ऊपर गया और फिर 300 के ऊपर दूसरी बार भी टेस्ट किया। लेकिन कुल मिलाकर बाजार जो है 36,200 पर बहुत अच्छी क्लोजिंग देके गया है। और मंदी वाले तो देखिएगा सभी लोग परेशान है। और बैंक निफ्टी देखिएगा ब्रेकआउट कर चुका था कल ही और आज भी उसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अप्रैल मई के फिगर्स को देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी काम हो रखा है। बाजार यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। और 36,500 देखिएगा 36,500 लेवल तो यही है, लेकिन कभी कभी क्या तो थोड़ा सा 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाता है। 36,500 एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है और हमें लगता है कि पहला रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेगा। और ऊपरी लेवल्स पर जैसा मैंने आपको निफ्टी में बोला उसी तरीके से मुझे बैंक निफ्टी में भी लगता है कि जब इस तरीके की लगातार तेजी होती है तो ऐसे चांसेस रहते हैं कि एक अच्छा खासा फॉल आपको अगले दिन देखने के लिए मिले जब वीकली एक्सपायरी जो है आपकी ओवर होती है। तो कुल मिलाकर कल के लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मैं कल कोई क्लियर व्यू नहीं बना रहा, बट मुझे लगता है कि जो है रिज़ल्ट जो है अब कंपनीज़ के इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं और उन रिजल्ट्स के अच्छे ना आने का जो असर है वो बाजार देर सवेर रिएक्ट करता है। और क्योंकि लास्ट हफ्ते में ही सबके रिजल्ट आते हैं, बाजार अब इन चीज़ों को देख भी चुका है, बाजार रैली भी कर चुका है। तो ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा कोशिश व्यू रखना है। हालांकि टेक्निकल अभी तेजी है। 36,500 के आसपास हमें लगता है कि एक सेलिंग आएगी और एक रेंज मैं आपको दे रहा हूँ 36,500 और नीचे की तरफ जो है 35,800 तो अगर टूटता है तो फिर आप 35,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 36,500 अगर टूटता है तो 200-300 पॉइंट और 36,700-800। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर तेजी नहीं कर रही है। 36,500 36,800 पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। हालांकि मैं आपको बताऊँ मैं 36,200 36,300 पर भी तेजी की सलाह नहीं दे रहा था, और क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 दिन के चक्कर में कभी बड़ी लंबी पोजीशन बनाना जो है कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो 1-2 दिन देखने वाली स्थिति जो है रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कल भी बाजार को हम देखेंगे कि भाई बाजार किस तरफ चल रहा है, जिस तरफ चले उसी तरफ ट्रेड करना जो है सबसे अच्छा रहता है। और फिर किसी भी तरफ मान लीजिएगा ब्रेकडाउन या ब्रेकअप होता है तो ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट अगर होता है तो भी अभी मैं जब तक 37,000 के ऊपर नहीं जाएगा मैं इसको बहुत अच्छा सप्लाई जोन मानता हूँ। ये 36,000 और 37,000 की लाइन पूरी सप्लाई जोन है और ये कभी भी बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज करने के लिए जो है जानी जाती है ये। तो मैं इस 36,000 से 37,000 की रेंज में जो है बाइंग के में कंफर्टेबल नहीं हूँ। 36,000 के नीचे बाजार आएगा तो आपको एक वीकनेस नज़र आएगी 35,800 के नीचे, और 36,000 और 37,000 के बीच में एक अच्छी खासी सप्लाई आती है तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होता है। आप पहले भी देखेंगे बहुत टाइम जो है इस जगह पर जो है बाजार पहले भी बिता चुका है और ऐसा कभी कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, बट एक अच्छे मौके मिले हैं। पोर्टफोलियो में एक अच्छी तेजी जो है आप सभी लोगों के पोर्टफोलियो में आई होगी। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको अच्छे से प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जहाँ पर आपके कम्फर्ट्स हैं, और अगर आप ट्रेडिंग के लिए अपने वो पोजिशंस लिए हैं तो वहाँ पर आप चाहें तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज बैंकों में क्या था, तो बैंकों में सभी जगह तेजी थी, चारों तरफ बाहर थी। कोटक महिंद्रा और HDFC बैंक को छोड़ दे तो हालांकि दोनों FIIs के फेवरेट शेयर्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों जो है आज थोड़े से वीक क्लोजिंग के साथ ही काम करते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब तेजी के सितारे थे। अब अगर हम बात करें FIIs ने देखिएगा इतना माल खरीदा, ये देखिएगा FIIs ने ही पूरा व्यू रचना कर रखी थी। व्यू रचना क्या थी कि बाजार को लगातार 4 दिन खींचना है। और अब यहाँ देखिएगा कि 15 जुलाई को क्या हुआ, FIIs ने बाजार में माल बेचा, DIIs ने खरीदा, उसका लगातार 4 दिन खरीदा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने माल बेचा 14-15 को, लेकिन क्या खरीदे, ऑप्शंस खरीदी। और ये ऑप्शंस में क्या खरीदी होंगी, आप सपोज करिए कॉल खरीदी होंगी। और अब देखिएगा आज जाके वो ऑप्शंस बेच दी, यानी कि जो 3 दिन में जो इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे और जो यहाँ पर जो माल खरीदा था, तो माल खरीदा था तो क्या है, तेजी आएगी। और यहाँ पर देखिएगा जब उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे थे, तो इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने के समय पर और उसी समय पर 14 तारीख को जो है, हालांकि उन्होंने बाइंग की थी, और 15 तारीख को जो सेल की थी 1649 की, ये 15 तारीख, तो यहाँ और इन 2 तारीख में इन्होंने दब के कॉल खरीदी। और उसके बाद कैश मार्केट में माल खरीद के कॉल्स को ऊपर की, और फिर देखिएगा आज इन्होंने कैश मार्केट में इंडेक्स ऑप्शंस बेच दी। तो ये रहा आपको, हालांकि इसमें आज का जो फिगर है वो नहीं है, कल भी इन्होंने बेची थी और आज भी आप जब देखेंगे डेटा आएगा तो आपको सेलिंग का फिगर ही मिलेगा, क्योंकि कल की फिगर है। तो कल भी अच्छा बाजार था और कल भी सेलिंग की, और आपको आज भी एक अच्छी खासी हमें लगता है कि इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग होगी जिस तरीके के डेटा है। हालांकि अभी अपडेट है नहीं हमारे पास। और पुट कॉल रेशियो देखिएगा न्यूट्रल है, और हालांकि अभी भी तेजी वाली पोजीशंस की तरफ है। डाउ जोन्स 31705 यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जब ये वीडियो हमने रिकॉर्ड करनी शुरू की तब। लेकिन आज डाउ जोन्स ने बड़ा सरप्राइज़ किया ऊपर। अभी इसके बाद का जो मैं आपको बताऊं कि चार्ट किस तरीके से बना था, इस तरीके से बाजार ऊपर की तरफ गए यहाँ पर 800 के आसपास तक, और फिर बाजार अचानक विद इन 1 मिनट बाजार ने नीचे का लो बना दिया, और वो लो था 31,600 के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं ऐसे जाके एकदम शार्प फॉल आया, और विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो हालांकि मैं भी आपको बताता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट क्या है डाउ जोन्स का। तो देखिएगा डाउ जोन्स अभी चल रहा है 31637 पर, और 31637 पर, और आज का हाई है 31838। तो 838 तक गया, 838 तक, और अभी चल रहा है 631। आगे की फिगर 31,000 है, और आज का लो लगाया 534। तो ये जो ऊपरी लेवल से जो सेलिंग आई थी बड़े वॉल्यूम के साथ आई थी, और अगर आप उसका कैंडल भी देखेंगे तो कैंडल्स भी आपको बता कर रही है कि एक ही मिनट के अंदर कैसा झटका जो है बाजार ने दिया। तो अभी आप इसको जो है नज़र रखिएगा। और पूरी जो तेज़ी है वो क्या पूरी ब्रॉडर मार्केट में हो रही है, यूरोप भी साथ चला है, डाउ जोन्स भी साथ चला और बाकी भी। और अभी एक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूरो जोन के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यूरो जोन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 साल के बाद जो है बढ़ाए गए हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 0% थे, जबकि बाजार को उम्मीद थी कि 0.25% बढ़ेंगे, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, लेकिन यूरो जोन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 0.5%। तो शायद उसका असर भी आपको डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पर देखने के लिए मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि देखिएगा, अगर आपको अमेरिका में महंगाई लग रही है और अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अमेरिकन कंपनीज़ क्या है, यूरोपियन कंपनीज से पैसा उधार ले सकती हैं, और यूरोपियन कंपनीज़ के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अब यूरोप के अंदर भी अगर लिक्विडिटी को टाइट किया जाएगा, तो इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर ये जो बाकी मार्केट्स हैं वहाँ पर भी यूरोप का पैसा लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में बढ़ रहे थे, तो जो यूएस के FIIs थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो उनकी तरफ से इंडिया में या बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहे हैं तो करेंसी रिस्क को हेज करने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है।
तो करेंसी रिस्क साथ में लेंगे आप, और फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसी तरीके से जो यूरोप से पैसा आता है, तो जो यूरोप की कंट्री से पूरे वर्ल्ड में पैसा आता है, वो पैसा भी जो है अब थोड़ा सा महंगा हो गया उनके लिए, और वहाँ पे महंगाई हुई है यूक्रेन रशिया के युद्ध की वजह से। जो एनर्जी प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े, तो उनको भी मजबूरन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करने पड़े। अब उसका खामियाजा जो है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जो लेवल्स हैं वो रिड्यूस होने के चांसेस हैं। तो ये जो ग्लोबल अभी महंगाई बढ़ रही है, तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स यही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ग्रोथ को अभी दरकिनार करते हैं। तो ग्रोथ की वजह जो है सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे इंडिया के हैं, चाहे यूएस के हैं, चाहे यूरोजोन की बात करें, और इसके अलावा अगर यूरोजोन के बाहर कंट्री जो इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ से भी अगर हम बात करें, तो सब एक ही राह पर जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर एक प्रेशर पॉइंट है और फंडामेंटली एक वीकनेस जो है दे रहा है। हो सकता है कि अगर डाउ जोन्स में आपको वीकनेस और ज़्यादा नज़र आए, तो जो मैं भी आपको बोल रहा था कि भाई एक सरप्राइज़ होता है कि कभी कभी बुल रैली के अंदर अचानक बहुत बड़ा जो है रेड कैंडल बनती है, बहुत तेज़ी से जो है गिरावट आती है, तो उसके चांसेस बने रहते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें ट्रिगर करती हैं, क्योंकि सभी लोग तेज़ी में हैं और तेज़ी में सब ने पोजीशन बना ली है। तो ऐसी की स्थिति में अगर नेगेटिव न्यूज़ का आउटफ्लो आता है या ऐसा पता चलता है कि भाई कैश इनफ्लोज कम होंगे, तो अचानक जो है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो ये जो है एक कोज ऑफ कंसर्न जो है रहने वाला है। अब ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $104 पे है, तो ज़्यादा कोई कंफर्ट आया नहीं, ये तो $100 आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें 16,600 की तरफ, अब क्योंकि नए डाटा हैं आज भी तो ट्रेड हुए नहीं ज़्यादा, तो 16,600 पर आप देखेंगे तो 59,000 कॉन्ट्रैक्ट 29 ऐड हुए कॉल में। पुट में भी तो बराबरी की बात है, लेकिन पुट साइड में अगर आप देखें 16,500 की पुट में जब बस 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जबकि 16,700 की कॉल में नहीं है। इसका मतलब कॉल साइड के डाटा वीक है, और यानी कि तेज़ी करने वाले पुट राइटिंग कर रहे हैं, और बहुत समय के बाद आपने ऐसी पुट राइटिंग देखी है पिछले 2-3 दिनों में। तो अब देखते हैं कि अगर कल वीकनेस आती है या तेज़ी आती है तो किस तरीके से रिएक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वैसे तो देखिएगा टेक्निकल सेटअप पूरा तेज़ी का है, लेकिन जब मैंने आपको यूरोजोन की खबर बताई, डाउ जोन्स पे उसका इम्पैक्ट बताया, हम 4 दिन से लगातार तेज़ी कर रहे हैं, 4-5 दिन से, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि एक सॉफ्टनेस जो है बाज़ारों में हो सकती है। और फ्राइडे है कल, और फ्राइडे की वजह से भी ये रहता है कि अगर जो 2 दिन की छुट्टी है उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो वो भी कहेंगे चलो एक बार प्रॉफिट बांध लेते हैं, और उसके बाद जब सोमवार को आएंगे तो दोबारा से देखेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें कि बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा 36,000 पे देखते हैं पहले, तो 36,000 39,000 कॉन्टैक्ट हैं। पुट साइड में 48,000 कॉन्टैक्ट हैं, जहाँ पर अभी बाजार बंद हुए 36,300 36,200 के आसपास। तो कॉल राइटिंग 14,000 शेयर्स की है, 23,000 कॉन्टैक्ट हैं। पुट साइड 19,000 है, तो बराबरी की बात है। ऊपर 36,500 पर देखें तो 38,000 कॉन्टैक्ट हैं, तो यहाँ 48,000 है। तो डेटा कुछ भी नहीं है, दोनों साइड न्यूट्रल डेटा है, ना कोई तेज़ी के ना मंदी के। तो ऑप्शन चेन में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, डेटा भी ज़्यादा है नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि इस बार हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, और मुझे अभी पर्सनली लगता है कि ये मंथली एक्सपायरी, क्योंकि जो ये पिछली एक्सपायरी हुई है सीधी वन वे थी, सीधी तेज़ी की, लेकिन अगली एक्सपायरी तक बहुत वोलेटाइल बाजार रहने की संभावना है। इसके बहुत अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं कि वोलेटिलिटी अब जो है कल से ही शायद आपको बढ़ती हुई नजर आए, और बाजार दोनों साइड के मूव देगा। और हो सकता है कि बाजार ऊपरी लेवल्स पर एक बार, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं अच्छे प्रॉफिट्स पे हैं, तो हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट काटते हुए नजर आए। 35,800 एक अहम लेवल से नीचे की तरफ सपोर्ट, जब तक 35,800 है तब तक टेक्निकल सेटअप में कोई भी कमजोरी नहीं है। और 35,800 के नीचे अगर बाजार सेटल होते हैं फ्राइडे के सेशन में, तो फिर आप एक वीकनेस देख सकते हैं, और जो वीकनेस है फिर 35,100 तक जो है पहली सपोर्ट 35,500 और 35,100 तक भी अगले हफ्ते के लिए तैयारी करा सकते हैं। बट अभी जो 36,500 एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पिछले चार्ट्स को भी अगर आप एनालिसिस करेंगे, पिछले पूरे साल के अंदर भी देखेंगे, तो ये लेवल्स जो है काफ़ी अहम रहा है पहले भी। तो आज का एनालिसिस यहीं पर, और आज का एनालिसिस यहीं तक, और आगे की चर्चा जो है आपके साथ करेंगे अगली वीडियोस के अंदर। और कोशिश करूँगा कि कुछ जो रिजल्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।